सर नो के केबल आ रहा है उसमें, नो केबल, नो सिग्नल, नो। हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट हमारा जो थर्ड चैप्टर था, राइट, कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस सर्किट, और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे डिस्कस, और 20 तक हम लोग कर चुके थे, राइट, 20 क्वेश्चंस तक हम लोग कर चुके थे। इसी कंटिन्यूएशन में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो नाउ वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? मॉड 12 काउंटर है, मॉड 12 काउंटर है मींस कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे मॉड 12 के लिए? मॉड 12 के लिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टेट्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। नंबर ऑफ स्टेट्स और कॉल्ड मॉड, राइट, और n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे को मॉड 12 चाहिए, मॉड 12 चाहिए, यानी कि ये 12 हो गया, लेस देन n की वैल्यू क्या सेट करूं कि ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए? n की वैल्यू क्या सेट करूं कि ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई हो जाए? तो यहां पर आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी चाहिए मेरे को? 4 चाहिए होगी, एटलीस्ट 4 चाहिए होगी। 3 पर तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी, तो 4 चाहिए होगी, यानी कि n की वैल्यू 4 हो गई। तो यानी कि 4 मेमोरी एलिमेंट चाहिए। कितने चाहिए? 4 मेमोरी एलिमेंट्स, 4 मेमोरी एलिमेंट्स, ठीक है। तो n की वैल्यू होगी 4। अब देखिए हमको पता है, नोट कर लीजिए पहले एक बार, ये नोट कर लीजिए जल्दी से एक बार, ये अब हमको पता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं दैट T इज इक्वल टू एन टीपीडी, राइट, एन टीपीडी होता है। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इनटू टीपीडी, राइट। जब हम बात कर रहे हैं काउंटर्स के केस में, तो एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जितने भी फ्लिप फ्लॉप काम में आ रहे हैं, इनटू टीपीडी, ठीक है। ये असिंक्रोनस काउंटर के लिए। देखिए यहां पर भी अगर हम असिंक्रोनस काउंटर की बात करते हैं, राइट, सो टोटल डिले इज एन टीपीडी, जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे इनटू ईच वन। और जब हम सिंक्रोनस काउंटर्स की बात करते हैं तो उसके लिए होता है आपका टीपीडी। सिंक्रोनस काउंटर में कितने भी मेमोरी एलिमेंट लगे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेमोरी एलिमेंट का मतलब फ्लिप फ्लॉप। तो सिंक्रोनस काउंटर में कितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हों उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, जबकि असिंक्रोनस काउंटर में जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे आपका प्रोपगेशन डिले उतने से मल्टीप्लाई होता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। नोट कर लो इसको भी, नोट कर लो इसको भी। देन अब हम बात करें तो यहां पर जो टोटल डिले होगा, टोटल जो टी आएगा आपके पास, वो क्या होगा? एन टीपीडी प्लस टीपीडी ऑफ एंड गेट, टीपीडी ऑफ एंड गेट। जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे उनका एन टीपीडी प्लस साथ में एंड गेट भी लगा है, नैंड गेट, जो भी गेट लगा है, नैंड गेट, नैंड गेट लगा है, उस गेट का भी कुछ ना कुछ डिले है, प्रोपगेशन डिले है। तो टोटल टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा? एन इंटू टीपीडी, यानी कि हर एक मेमोरी एलिमेंट का फ्लिप फ्लॉप का डिले मल्टीप्लाई बाय जितने भी काम में आ रहे हैं, प्लस नैंड गेट का डिले। तो यहां पर आप देखोगे कितना आ जाएगा? दैट इज 4 चाहिए, 4 चाहिए होंगे। मोटल का मतलब 4 मेमोरी एलिमेंट आपके पास होंगे। टीपी कितना? 16 नैनो सेकेंड, प्लस ये कितना है? 25 नैनो सेकेंड। तो कितना हो जाएगा ये? 240 और 265 नैनो सेकेंड हो जाएगा क्या? टोटल टी कितना आ गया? 265 नैनो सेकेंड। हमको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t, 1
1/t का मतलब 1/265 नैनो सेकेंड, 1/265 नैनो सेकेंड। एफ क्या होगा 1/t, 1/265 नैनो सेकेंड्स। राइट, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करोगे तो आप देख लेना आपके पास आंसर क्या आ रहा है। 1/265 नैनो सेकेंड्स। राइट, सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3.744 मेगाहर्ट्ज। सॉल्व करोगे इसको 1/265 नैनो सेकंड, नैनो सेकंड का मतलब 10⁻⁹ है ना, 10⁻⁹। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.744 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो चीजें बताई हैं ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है हमेशा, ठीक है। मॉड देख के आपको नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप पता चल जाने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा मॉड 10 काउंटर, तो मॉड 10 काउंटर यानी कि एटलीस्ट 4 मेमोरी एलिमेंट चाहिए होंगे कि नहीं, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप से तो 3 मेमोरी एलिमेंट से आपका मॉड 8 बनेगा। फॉर्मूला ध्यान है ना, मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2⁻n। दिमाग में बैठा लो इस फॉर्मूले को। क्लियर। नेक्स्ट वन, तो 21 हम कर चुके हैं। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप ऐसा है जो कि डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जिसको हम डी टाइप, है ना, हमारे पास 4 होते हैं फ्लिप फ्लॉप, SR, JK, D, T। तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जिसको हम डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। SR को कर सकते हैं, JK को भी कर सकते हैं, मास्टर से फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं होता, JK का पार्ट होता है, नन ऑफ दीज। तो मेरा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। यानी कि हर एक फ्लिप फ्लॉप को आप डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हो। इवन आप कोई सा भी फ्लिप फ्लॉप ले लो, SR, JK, D, T, आप एक दूसरे से उसमें कन्वर्जन कर सकते हो बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा गेट्स, राइट। तो आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप आपका इन तीनों से बन जाता है। दैट्स व्हाई आंसर आएगा ऑप्शन डी। दैट्स व्हाई आंसर आएगा ऑप्शन डी। 23rd क्वेश्चन, a new flip flop XY has the characteristic equation Qn plus 1 X bar Qn plus Y Qn bar। ये इक्वेशन दे रखी है किसकी, XY फ्लिप फ्लॉप की। नहीं पता, कोई भी एक अननोन फ्लिप फ्लॉप है जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है X bar Qn plus Y Qn bar, राइट। टू चेंज एट Q 1 to 0 कह रहा है जब हमारा आउटपुट 1 से 0 चेंज होगा। 1 से 0 का मतलब है ये आपका Qn हो गया, ये आपका Qn plus 1 हो गया। ये मेरे पास अभी आउटपुट है, ये मेरा नेक्स्ट आउटपुट जो आने वाला है 1 to 0 चेंज करना है। तो कह रहा है वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी ताकि मेरे को 1 to 0 चेंज मिल जाए। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहां पर देखें Qn plus 1, Qn plus 1 क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए, ठीक है। एक्स बार एज इट इज, Qn क्या होगा 1, y Qn बार क्या हो जाएगा 1 का बार 0, ये टर्म 0, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी x बार इंटू 1 प्लस वाई बार इंटू 0, ये टर्म 0। तो y की वैल्यू कुछ भी हो, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 0 है, ये कुछ भी हो जाए ये टर्म 0 होने वाली है। यानी कि y हमारे लिए 0 हो जाए 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि y को मैं लिखूंगा डोंट केयर, x का मतलब है डोंट केयर, x जो मर रहा है ना इसका मतलब है डोंट केयर। यानी कि यहां पर आप वैल्यू 0 ले लो 1 ले लो, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए y को हमने क्या ले लिया यहाँ पर डोंट केयर। तो आप देखेंगे यहाँ पर y की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y डोंट केयर। अब यहाँ पर देखेंगे 0 चाहिए मेरे को, 0 चाहिए,
जीरो कैसे मिलेगा, वो तो हो गया खत्म। अब जीरो कैसे मिलेगा, जीरो तब मिलेगा जब ये जीरो बन जाए, जब ये जीरो बन जाए, राइट। तो ये जीरो कैसे बनेगा, जब x की वैल्यू क्या कर दूं, 1 कर दूं। ये जीरो तब बनेगा जब ये x की वैल्यू क्या कर दूं, 1। x की वैल्यू 1 करती, 1 का बार जीरो, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू तो 1 करनी पड़ेगी और y को क्या करना पड़ेगा, डोंट केयर। तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझना है आपको। कोई भी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन दे दी है, ये दिमाग ही नहीं लगाना इसमें किसकी दी है क्या दिया है। कोई भी अननोन फ्लिप फ्लॉप है, उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। बोल रहा है आपका आउटपुट चेंज हो रहा है 1 से 0, 1 से 0 चेंज हो रहा है, यानी कि 1 Qn हो गया, 0 Qn प्लस 1 हो गया। वैल्यू पुट करना चालू करो, Qn 0, Qn प्लस 1 0, x बार Qn आपको 1 है, y Qn का बार 1 का बार 0, 1 का बार 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो गई, यानी कि y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो y क्या हो गया, डोंट केयर। यहां पर 1 1 x बार 1 आ रहा है, 0 चाहिए तो x को मेरे को 1 करना पड़ेगा, तभी तो 1 का बार 0 आएगा, तभी तो ये 0 बनेगा, यानी कि x को 1 करना। तो आंसर आ गया, x 1 चाहिए, y 0 1 कुछ भी कर दो, ये आपका आउटपुट 1 से 0 में चेंज हो जाएगा, ये आपका आउटपुट 1 से 0 में चेंज हो जाएगा, राइट। तो 23 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्लियर। 24 द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स, आपको एक फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, जेके है, जे और के दोनों को सेम इनपुट मिल रहे हैं। दैट फ्लिप फ्लॉप इज मास्टर स्लेव एक्शन डिले गेट, यानी कि आपका डी फ्लिप फ्लॉप, एक तरह से इसको बोलते हैं हम डी फ्लिप फ्लॉप। टॉगल स्विच टी फ्लिप फ्लॉप है ना, उसी से बना टॉगल स्विच। तो ये पूछ रहा है ये आपका किसकी तरह वर्क करेगा, किसकी तरह वर्क करेगा, जब हम जेके को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं, डी जो बनता है वो जेके से ऐसे बनता है, यानी कि जे पर इनपुट और के पर कॉम्प्लीमेंट, ये आपका बन गया डी फ्लिप फ्लॉप, ये बन गया डी फ्लिप फ्लॉप। फॉर द टी फ्लिप फ्लॉप, जे पर जो इनपुट दोगे वही के पर आएगा, जे और के पर सेम आएगा, ये बन गया आपका टी फ्लिप फ्लॉप। तो आप देखोगे क्वेश्चन में यही डायग्राम आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ये डायग्राम आपको दे रखा है, तो ये तब पता होगा जब ये चीज पता होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब हम जेके की बात करते हैं, जेके टू डी या जेके टू टी, तो जेके को अगर डी में कन्वर्ट करना है तो हमको जे पर जो इनपुट दे रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट के पर देना पड़ेगा, और जब टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जे और के दोनों पे सेम इनपुट आपका जाने वाला है, ये टी बनाएगा, ये डी बनाएगा। नोट कर लो उसको एक बार, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है वापस से। तो यहां पर जे और के पे सेम इनपुट है, सेम इनपुट का मतलब काम करेगा एज अ टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप का मतलब टॉगल स्विच, टी का मतलब होता है टॉगल, टी का मतलब होता है टॉगल, तो ये आपका आ जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में डी का मतलब होता है डिले, ठीक है। तो 24 का आंसर है ऑप्शन सी। 25 इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ध्यान होगा आपको, इस तरह का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, उसी से लिंक्ड है एक और क्वेश्चन। द इनिशियल स्टेट ऑफ मॉड 16 डाउन काउंटर, मॉड 16 का है, यानी कि 16 स्टेट्स दे रहा है। मॉड 16 का मतलब है हर 16 पल्स के बाद सेम कंटेंट आएगा, सही बोल रहा हूं क्या? मॉड 16 का मतलब है हर 16 क्लॉक पल्स के बाद आपके पास सेम कंटेंट आने वाला है, सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल सही है। तो देखो यहां पर इनिशियली दे रखा है आपका 0100 है, 0100,
तो 0100 वापस कब मिलेगा? 16th क्लॉक के बाद, है ना? ऐसा ही तो होता है। 6 है, 6 डाउन काउंटर है। देखो काउंटर आपके दो तरह के होते हैं, एक डाउन सीक्वेंस है, एक अप सीक्वेंस, डाउन और अप। अप का मतलब होता है, अप का मतलब है सपोज 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 हर बार +1 होगा, हर बार +1 होगा अप काउंटर में। 0 1 2 3 4 5 6 7। डाउन की बात करेंगे, हर बार -1 होगा, 7 6 5 4 3 2 1 0, राइट? 7 6 5 4 3 2 1 0। हमारे पास 3 तरह के काउंटिंग सीक्वेंस होते हैं। हमारे पास 3 तरह के काउंटिंग सीक्वेंस होते हैं। एक होता है आपका अप सीक्वेंस, एक होता है डाउन, एक होता है रैंडम। अप का मतलब मान लो 0 से स्टार्ट किया तो 0 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी स्टेट बीच में से गायब नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्टेट बीच में से गायब नहीं होनी चाहिए, और हर बार +1 आना चाहिए, हर बार +1 का डिफरेंस होना चाहिए गैप। डाउन का मतलब 7 6 5 4 3 2 1 0, हर बार -1 होगा, बीच में से कोई स्टेट गायब नहीं होगी। रैंडम का मतलब कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, 0 से 3, 3 से 1, 1 से 2, राइट? कोई सा भी ऑर्डर फॉलो हो सकता है, बीच में से कोई सी भी स्टेट गायब हो सकती है। तो हमारे पास इन शॉर्ट 3 तरह के सीक्वेंस होते हैं, अप डाउन रैंडम। आगे बात समझ में? तो यहां पर डाउन सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो 6 से स्टार्ट किया, 6 5 -1 करना है, 5 4 3 2 1 0। 0 के बाद क्या आएगा? 0 के बाद क्या आएगा? अगर अप काउंटर होता तो 0 के बाद क्या आता? 1, पर ये डाउन काउंटर है, 0 के बाद क्या आएगा? 15, राइट? तो 6 5 4 3 2 1 0, 0 के बाद 4 बिट का सीक्वेंस, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6, राइट? तो यानी कि 6 से स्टार्ट हुआ, डाउन चलेगा। इसको मैं आपको पूरा एक बार बता देता हूं एक्सप्लेन करके। क्लॉक Q3 Q2 Q1 Q0 इनिशियली दिया है 0 1 1 0, 6 से स्टार्ट हुआ, अगली क्लॉक पे -1, अगली क्लॉक पे फिर -1, अगली क्लॉक पे फिर -1, अगली क्लॉक पे -1, अगली क्लॉक पे -1, फिर -1। अब इससे -1 क्या होगा? 15। आप इस तरह समझे, 7 से स्टार्ट हुआ, मान लो 3 बिट की बात कर रहा हूं, 7 6 5 4 3 2 1 0, साइकिल वापस स्टार्ट होगी तो 0 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। ये हम बात कर रहे हैं डाउन काउंटर की, ये हम बात कर रहे हैं डाउन काउंटर की। वापस सुनना, 7 6 5 4 3 2 1 0 डाउन है, 0 के बाद क्या आएगा? वापस से साइकिल वापस होगी, रिपीट 7 आएगा। अब काउंटर की बात कर रहा हूं, हर बार +1, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। अरे बात समझ में? तो सीक्वेंस आपका वापस साइक्लिक ऑर्डर में करता है रिपीट, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 0 के बाद 15 आ गया, 14 13 12 11 14 क्लॉक पे आ जाएगा आपके पास 8, 15 क्लॉक पे आ जाएगा 7, 16 पे आ जाएगा 6। तो 16 पे वापस से सेम कंटेंट आ गया, यानी कि आपका मॉड 16 है, वही बोल रहा है वो। तो हर 16 क्लॉक पर के बाद सेम कंटेंट आपको मिलने वाला है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? एक बार देख लेते हैं वापस से क्वेश्चन को। पूछ रहा है 37 क्लॉक के बाद क्या कंटेंट होगा, 37 क्लॉक के बाद क्या कंटेंट होगा। ठीक है, वापस आते हैं इस पे। 16 हर 16 क्लॉक पल्स पे सेम आने वाला है। 16 पे आ गया 6 आपका, अगली 16 पे आ गया 0 1 1 0। 32 पे क्या आएगा? वापस से +16 0 1 1 0 आएगा। आएगा क्या? 16 पे आ गया 0 1 1 0, कोई दिक्कत? अब इसके बाद वापस आएगा ये 16 क्लॉक पल्स किया, तो 16 + 16 कितना हो गया? 32। तो 32 पे आ जाएगा आपका 0 1 1 0। अब 37 बोल रहा है तो 5 क्लॉक मेरे को डाउन चलना है। 33 पे, 32 पे ही है, 33 पे डाउन है, -1 करना है। डाउन है तो -1 करना है, डाउन है तो -1 करना है। तो 37 पे क्या आ जाएगा?
0001। 37 पे क्या जाएगा 0001, यानी कि बोलो इसमें कोई दिक्कत? सिंपल सा कंसेप्ट है, जीरो पे है 0110, वापस आएगा जितना मॉड काउंटर है, मॉड है 16, तो ये वापस आपका रिपीट करेगा 16 क्लॉक पर। तो 16 पे वापस से आ गया आपके पास 6 0110, ये वापस रिपीट करेगा 32 पे। तो 37 पूछा है तो उसके आसपास में पहुंच गया 32 पर। 32 पे 6 है, अब 32 पे 6 है, मेरे को 5 क्लॉक पल्स और काउंट करनी है, डाउन चलना है, 6 से डाउन चलना है, 5 4 3 2 1, क्या आएगा 1 आएगा 37 पर। आप इस तरीके से आराम से फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो 37 पे आ गया आपके पास 0001, तो ये आ गया आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो 25 का आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्लियर? ये कंसेप्ट है, ध्यान रखने हैं। इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको आगे मिलते रहेंगे। अप डाउन रैंडम सीक्वेंस, इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन। A 4-bit binary ripple counter uses flip-flop with a propagation delay of 25 nanosecond। 25 nanosecond का propagation delay है। The maximum possible time required for change of state will be। maximum possible time कितना होगा state को change करने के लिए? देखो 4-bit binary ripple counter है, ठीक है, 4-bit है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप कितने काम में आएंगे? 4 काम में आएंगे। ये बात पक्का हो गई। एक फ्लिप फ्लॉप का डिले 25 नैनोसेकंड, तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम कितना चाहिए होगा स्टेट को चेंज करने के लिए? स्टेट को चेंज करने के लिए टाइम कितना चाहिए होगा? तो आपको पता है दैट इज NTPD। तो एक साइकिल, एक क्लॉक का जो टाइम है दैट इज T, NTPD 4 into TPD 25 नैनोसेकंड, दैट इज 100 नैनोसेकंड। यानी कि एक स्टेट के बाद अगली स्टेट आने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 100 नैनोसेकंड्स का लगेगा, 100 नैनोसेकंड्स का लगेगा। बेसिकली है क्या, मान लो ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स है, ठीक है, इसका डिले 25 नैनोसेकंड, इसका 25, इसका 25, इसका 25। जब चारों का प्रोसेस हो जाएगा तभी तो अगली बिट आएगी। जब चारों फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट प्रोसेस हो जाएगा तभी तो अगली बिट आएगी, अगली स्टेट आएगी। तो यहां पर आप देखोगे इसका 25, 25, 50, 25, 75, 25, 100, यानी 100 नैनोसेकंड के बाद ये पूरा एक बार कंप्लीट होगा, और एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद अगली स्टेट आपके सामने होगी। तो अगली स्टेट आने के लिए जो टाइम चाहिए होगा दैट इज NTPD, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 TPD, हर एक फ्लिप फ्लॉप का डिले दैट 25 नैनोसेकंड। टोटल हो गया 100 नैनोसेकंड। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो 26 का आंसर आया ऑप्शन डी। ट्वेंटी सेवन, a sequence detector is required to give a logical output of 1 whenever the sequence 1011 is detected in the incoming pulse stream. The minimum number of flip flop needed to build the sequence detector। एक sequence detector circuit है आपके पास, ठीक है, जिसमें कि जैसे ही 1011 आ जाए तो वो आपको डिटेक्ट करके आउटपुट 1 दे देगा, डिटेक्ट करके आउटपुट 1 दे देगा। तो 1011 कितने बिट का है? 4 बिट का। तो 4 बिट का है तो इसको बनाने के लिए 4 बिट का अगर डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको 4 मेमोरी एलिमेंट का सर्किट बनाना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि हर एक मेमोरी एलिमेंट, हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है। तो 4 बिट के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप मेरे को चाहिए होंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। तो वो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए होंगे? तो मेरे को चाहिए होंगे 4। 1011 4 बिट का सीक्वेंस है। 4 बिट के सीक्वेंस के लिए हमको जो सर्किट बनाना पड़ेगा उसमें 4 मेमोरी एलिमेंट्स लगाने पड़ेंगे, और 4 मेमोरी एलिमेंट्स 4 फ्लिप फ्लॉप। वही पूछ रहा है कि सीक्वेंस सर्किट को बनाने के लिए क्या चाहिए, दैट इज 4 फ्लिप फ्लॉप। सिंपल सा क्वेश्चन था। 1011 4 बिट का है, यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप आपको चाहिए रहेंगे, ठीक है। जितने बिट का होगा उतने फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, एक
फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है, तो जितने बिट का आपके पास फ्लिप फ्लॉप, जितने बिट का डेटा होगा उतने फ्लिप फ्लॉप आपको चाहिए रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन 28। 28 आपके पास SIPO रजिस्टर है, ये बात कर रहा है SIPO रजिस्टर की, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, SIPO सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, यानी कि इनपुट जो दूंगा वो कैसे मिलेगा, सीरियली मिलेगा, और आउटपुट कैसे मिलेगा, पैरेलली मिल जाएगा। ठीक है, SIPO आपके पास एक होता है SISO, एक होता है SIPO, एक होता है PISO और एक होता है PIPO। SISO का मतलब है सीरियल इन सीरियल आउट, यानी कि इनपुट भी सीरियली दे रहा हूं, आउटपुट भी सीरियली दे रहा हूं। SIPO का मतलब है सीरियल इन पैरेलल आउट। PISO का मतलब है पैरेलल इन सीरियल आउट, और PIPO का मतलब है पैरेलल इन पैरेलल आउट। SISO सीरियल इन सीरियल आउट, SIPO सीरियल इन पैरेलल आउट, PISO पैरेलल इन सीरियल आउट, PIPO पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, तो ये चार आपके पास रजिस्टर्स हैं। ठीक है, और होता क्या है, जो आपको एक चीज याद रखनी है, ये मोड्स हैं। ठीक है, सीरियल दे रहा हूँ डेटा, आउटपुट कैसे ले रहा हूँ, उसके बेसिस पे चार तरह के रजिस्टर्स में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। रजिस्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट का मोड कैसा है, सीरियल है पैरेलल, उसके बेसिस पे हम चार टाइप से इसको क्लासिफाइड करते हैं, SISO, SIPO, PISO एंड PIPO, जो कि आपके सामने है। ठीक है, यहां पर एक बात और जो आपको याद रखनी है, SISO, SIPO, PISO, PIPO, ये रजिस्टर्स हैं और इनको ऑपरेट करने के लिए क्लॉक पल्स चाहिए होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वो क्लॉक पल्स लिखेंगे कि इनपुट अगर आपको स्टोर करना है, इनपुट को फीड करना है, तो उसके लिए कितनी क्लॉक पल्स चाहिए, आउटपुट अगर निकालना है तो उसके लिए और कितनी क्लॉक पल्स देनी होंगी, और इनपुट और आउटपुट पूरे प्रोसेस के टोटल कितनी क्लॉक पल्स चाहिए होंगी। ठीक है, SISO के लिए इनपुट के लिए n, आउटपुट के लिए n-1, टोटल 2n-1। SIPO इनपुट के लिए n, पैरेलल आउटपुट नहीं चाहिए होती n, पैरेलल इनपुट 1, सीरियल आउट n-1, टोटल n, पैरेलल इनपुट के लिए 1, आउटपुट के लिए 0, दैट इज 1। सीरियल इनपुट के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, सीरियल इनपुट देना है, n क्लॉक पल्स चाहिए होंगी, राइट। n क्या है, नंबर ऑफ बिट, n यहां पर ना क्या है, नंबर ऑफ बिट। सीरियल आउटपुट है, n-1 चाहिए होंगी। पैरेलल इनपुट है, एक क्लॉक पल्स देनी होगी, एक क्लॉक पल्स देती एक्टिवेट, सारे इनपुट अंदर आ जाएंगे। और पैरेलल आउट का मतलब है कोई क्लॉक पल्स देने की जरूरत नहीं है, पैरेलली डायरेक्टली आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, ये उसी की बेसिस पे ही हमने लिखा है, जल्दी से एक बार कर लो नोट, काम आ सकता है, कहीं भी क्वेश्चन मिल सकता है अपन को, तो बार बार चीजों करने पे दिक्कत ना आए, कर लो उसको नोट। ठीक है, अब देखो वापिस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर।
क्या बोल रहा है, आपके पास SIPO रजिस्टर दे रखा है, SIPO रजिस्टर दे रखा है। क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज है। जो क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। दो कह रहा है कितना टाइम चाहिए होगा हमको 8 बिट बाइनरी नंबर को शिफ्ट करने के लिए, यानी कि 8 बिट बाइनरी नंबर को अंदर इनपुट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो अभी हमने देखा SIPO में अगर आपको n बिट का डेटा इनपुट करना है तो कितनी क्लॉक देनी होंगी, n क्लॉक पल्स देनी होंगी। तो 8 बिट का डेटा अंदर करने के लिए 8 क्लॉक पल्स देनी होंगी, यानी कि ये तो फिक्स है कि 8 क्लॉक पल्स हमको देनी होंगी, 8 क्लॉक पल्स हमको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहां पर टाइम पूछ रहा है आपसे, टाइम कितना होगा, दैट इज आपको 8 बिट डेटा है तो 8 बिट डेटा को अंदर करने के लिए आपको 8 क्लॉक पल्स देनी होंगी, ये तो फिक्स है। 8 क्लॉक पल्स हमारी काम में आएंगी। तो 8 क्लॉक पल्स का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी हो जाएगी वो फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 1/8 नहीं, सॉरी, टाइम पूछ रहा है ना आपसे, टाइम। ठीक है, तो टाइम पूछ रहा है, द टाइम इज इक्वल्स टू टी, द टाइम नीडेड टू शिफ्ट द 8 बिट बाइनरी नंबर इनटू द चिप। तो जो टाइम आपको चाहिए होगा दैट इज एफ, क्या एफ दे रखा है 1 मेगाहर्ट्ज, राइट, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी एक क्लॉक की। तो आपको टी क्या हो जाएगा 1/f, 1/f का मतलब है 1 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। एक क्लॉक का टाइम 1 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज, तो एक क्लॉक का टाइम 1/f दैट इज 1 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा क्या, 1/10⁻⁶, 1 माइक्रो सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड एक क्लॉक का है, मेरे को कितनी चाहिए 8 क्लॉक चाहिए। कितनी क्लॉक चाहिए 8 क्लॉक। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 माइक्रो सेकेंड दैट इज 8 माइक्रो सेकेंड, आंसर आ जाएगा सी। आया समझ में। वापस देखो हुआ क्या, एक क्लॉक की फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, ये समझ में आ गया कि 8 बिट डेटा स्टोर करना है तो 8 क्लॉक पल्स चाहिए, तो ये इंटू 8 होगा। ठीक है, या फिर टाइम पूछा है आपसे यहां पर, तो मैंने क्या किया सीधा सीधा t इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/1 मेगाहर्ट्ज दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड। तो एक क्लॉक का जो टाइम है वो है 1 माइक्रो सेकेंड, तो 8 क्लॉक चाहिए होंगी मेरे को टोटल, तो 8 इंटू 1 माइक्रो सेकेंड दैट इज 8 माइक्रो सेकेंड। तो 8 बिट को अगर मान लो यहाँ 4 बिट होता कि 4 बिट डेटा एंटर करना है तो आंसर क्या होता 4 माइक्रो सेकेंड। 10 बिट होता 10 माइक्रो सेकेंड, क्योंकि एक क्लॉक का जो टाइम होगा मल्टीप्लाई बाय द जितनी भी क्लॉक आपको चाहिए होंगी, राइट। तो आंसर आएगा 28 का 8 माइक्रो सेकेंड। यहां पर सपोज यहां पर सीरियल इन पैरेलल आउट दिया एसआईपीओ की जगह पीआईएसओ दे देता, एसआईपीओ की जगह मान लो पीआईएसओ दे देता, तो आंसर क्या होता पीआईएसओ यानी कि पैरेलल इनपुट, यानी कि एक ही क्लॉक चाहिए, कितने भी बिट हो, 8 बिट हो, 4 बिट हो, 5 बिट हो, 10 बिट हो, कितने भी बिट का डेटा हो, एक क्लॉक पल्स चाहिए होती है पैरेलल इनपुट करने के लिए। तो एक क्लॉक का टाइम, तो एक क्लॉक का टाइम कितना होगा 1 माइक्रो सेकेंड, तो मेरा आंसर होता 1 माइक्रो सेकेंड। आगे बात समझ में, अगर हम पीएसओ की बात करते पीआईएसओ की, बट यहां पर एसआईपीओ की बात कर रहे हैं, सीरियल इनपुट है, यानी कि जितनी क्लॉक चाहिए होंगी इनटू एक क्लॉक का टाइम, तो क्लॉक चाहिए होंगी आपको 8 बिट, यानी कि 8 क्लॉक इंटू 1 क्लॉक का टाइम 1 माइक्रो सेकेंड, 8 माइक्रो सेकेंड। क्लियर। तो 28 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। 29 कल किया था, रिंग काउंटर 5 फ्लिप फ्लॉप दे रखे हैं, हमको पता है रिंग काउंटर क्या होता है मॉड एन काउंटर, एन क्या है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप या नंबर ऑफ बिट, तो यानी कि 5 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो ये आपका काम करेगा मॉड 5, मॉड 5 का मतलब
5 स्टेट्स आएंगी, तो 29 का आंसर है आपका ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर जॉनसन रिंग काउंटर होता तो आंसर क्या आता? 5 फ्लिप फ्लॉप के लिए मॉड 10, क्योंकि वो क्या होता है, मॉड 2n होता है। कल हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, क्या थी? Qn plus 1 is equals to S plus थी है S प्लस आर बार Qn। जेके के लिए क्या थी? सारी याद की थी हमने, जे Qn बार प्लस के बार Qn। टी के लिए क्या थी? टी एक्सॉर Qn। डी के लिए क्या थी? Qn प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, राइट। तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन डी। 30 का आंसर है ऑप्शन डी, है ना। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत इसमें होने वाली है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन से, दैट इज 31 क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन से है। क्या कह रहा है? टू ऐड 2 m बिट नंबर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ एडर इज। 2 m बिट के नंबर्स को ऐड करना है तो हाफ एडर कितने चाहिए होंगे? हाफ एडर कितने चाहिए होंगे? समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को, इस कंसेप्ट को इन डेप्थ समझ लेते हैं हम। सपोज मेरे को 4 बिट का एडिशन करना है, सपोज मेरे को 4 बिट का एडिशन करना है, ए नॉट बी नॉट, एलएसबी बिट है ये, इनिशियली कैरी इनपुट 0, देखिए बेसिकली ये है आपके फुल एडर, ये है आपका फुल एडर, हाफ एडर फुल एडर, हाफ एडर फुल एडर। अब सर ये हाफ एडर फुल एडर क्या थे, ये भी समझना पड़ेगा हमको। हाफ एडर तो शायद मैंने बताया भी था आपको, 0 0 0 1 1 0 1 1 हाफ एडर, 2 इनपुट बिट है, सम 0 0 0 1, कैरी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आएगा, सॉरी राइट। तो यहां पर हाफ एडर के लिए सम आ रहा था आपका ए एक्स और बी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैरी आ रहा था ए बी, राइट। ये आपका हाफ एडर है, ये आपका हाफ एडर है। अगर हम फुल एडर की बात करें तो फुल एडर का मतलब होता है आपके पास ए और बी इनपुट के साथ एक इनपुट और आ जाएगा, दैट इज सी, एक इनपुट और आ जाएगा, दैट इज सी, दैट इज योर कैरी इनपुट फ्रॉम carry from previous stage, that is carry from previous stage, or that is carry out, that is carry out, right। ये C है आपका कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज, पिछली स्टेज से जो कैरी आ रहा है दैट इज C। A और B आपके इनपुट बिट हैं, सम आउटपुट कैरी आउटपुट, A और B इनपुट बिट है, C पिछले से जो कैरी आ रहा है, और
ये सम आउटपुट, ये कैरी आउटपुट। अब देखो इधर, ये फुल एडर है, ए इनपुट बी इनपुट, ये सी इनपुट, इनिशियली 0 है, यहां से सम बिट जनरेट होगी, कैरी आउटपुट की बिट जनरेट होगी। ये जो कैरी आउटपुट है ये आगे से आ रहा है। अब ये ए बी, इसके लिए A1 ए B1, ये इसके लिए सी इनपुट हो गया, यहां से कैरी इसके लिए सी इनपुट। अब इसके बेसिस पे ये परफॉर्म करेगा, ये फुल एडर परफॉर्म होगा, और ये फुल एडर जब परफॉर्म करेगा तो इसके बेसिस पे सम आउटपुट देगा, सम बिट देगा, कैरी बिट देगा। फिर ये कैरी बिट इसके अगले वाले के लिए वापस से कैरी इनपुट का काम करेगी, सी का काम करेगी, A प्लस बी प्लस सी होगा, सम बिट आएगी, कैरी बिट, ये कैरी बिट अगले वाले के लिए वापस से कैरी इनपुट का काम करेगी, A3 B3 प्लस C3, ये आपसे आपको S3 C3 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से काम करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे, अच्छा यहां पर ये फुल एडर है। फुल एडर के लिए जब मैं बात करूंगा तो ए बी सी सम कैरी, जीरो जीरो जीरो, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, सम 0 0 1 0 1 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, कैरी 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 0 प्लस 1 1, कैरी 1 आएगा। ये लास्ट वाला 1 प्लस 1 0, कैरी 1, कैरी 1 डाल दिया, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 0, कैरी 1 डाल दिया, 0 प्लस 0 0। तो यहां पर आप देखोगे कि सम आपको मिलेगा हैविंग मिन टर्म 1 2 4 7। सम के लिए जो मिन टर्म्स हैं वो आ रही हैं आपके पास 1 2 4 7, और 1 2 4 7 का मतलब होता है A XOR B XOR C। 1 2 4 7 का मतलब होता है A XOR B XOR C। कैरी आउटपुट आपके पास आ रहा है having min terms 3 5 6 7, 3 5 6 7। तो 3 5 6 7 का मतलब होता है AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। डायरेक्ट होता है ये, मतलब ये ऑलरेडी हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो और ये बेसिक चीज है बिल्कुल कि A XOR B XOR C जब आप बात करते हैं तो उसके लिए मिन टर्म थी 1 2 4 7। तो कहीं पर भी अगर अभी तक याद नहीं है तो आज के बाद कहीं पर भी 1 2 4 7 मिल जाए तो वहां पर एक्सप्रेशन होगा A XOR B XOR C, या कहीं पर 3 5 6 7 मिल जाए तो वहां पर एक्सप्रेशन होगा AB प्लस BC प्लस CA। तो इन शॉर्ट जो हमको अभी एट प्रेजेंट देखना है वो ये देखना है कि आपके पास फुल एडर का सम होगा A XOR B XOR C, और फुल एडर का कैरी होगा AB प्लस BC प्लस CA, राइट। और इसके साथ में एक चीज और आपको याद रखनी है कि फुल एडर आपका 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट से बनता है। अगर आपको, क्योंकि अभी हमने 2 चीजें पढ़ी, फुल एडर पढ़ा, अभी हमने 2 चीजें पढ़ी, फुल एडर पढ़ा है और हाफ एडर पढ़ा है ना। अभी हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, फुल एडर पढ़ा है और हाफ एडर पढ़ा है। तो हाफ एडर से अगर फुल एडर बनाना है तो फुल एडर बन जाएगा, जिसके लिए हमको 2 हाफ एडर चाहिए होंगे और एक और गेट चाहिए होगा। कैसे लगता है सर्किट बता देता हूं मैं आपको। ये दे देगा A XOR B और C का XOR, A XOR B XOR C। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ फुल एडर, राइट। ये दे देगा आपको A XOR B डॉट C, इन दोनों का एंड, यहां से ये आया, यहां से ये आया, ये आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपको दे देगा कैरी। इस तरीके से ये फुल एडर का सर्किट होता है बाय यूजिंग हाफ एडर एंड और गेट। 2 हाफ एडर लगेंगे, एक और गेट लगेगा। A XOR B A B, ये लगाया C तो ये देगा A XOR B XOR C, ये देगा A XOR B डॉट C। ये यहां पर आया, ये यहां पर आया A B प्लस A XOR B डॉट C, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो यहां पर ये कैरी मिल जाएगा।
दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि फुल एडर के लिए 2 हाफ एडर और 1 और गेट आपको चाहिए होता है। 2 हाफ एडर 1 और गेट आपको चाहिए होता है। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको, सारा कुछ नोट करना है आपको। मैं एक बार वापस दिखा रहा हूं सारी स्लाइडें आपको, जो चीजें नोट करनी है। सबसे पहले हाफ एडर के लिए, हाफ एडर ऑलरेडी हम पहले कर चुके थे, ये तो है ना। ये फुल एडर का पूरा जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नोट करने का मतलब है स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वन, दो हाफ एडर 1 और गेट। ठीक है, अब आते हैं हमारे, नहीं, क्वेश्चन पे आने से पहले यहां पर एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे, दैट्स राइट। तो ये 4 बिट का डेटा है जिसको ऐड करने के लिए मेरे को कितने चाहिए? 4 फुल एडर चाहिए। चाहिए क्या 4 फुल एडर? 4 फुल एडर चाहिए। चाहिए क्या? या फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये सीन तो 0 हो रहा है, ये सीन 0 हो रहा है, यानी कि ये काम ही नहीं आ रहा। ये जब काम नहीं आएगा तो ये आपका हाफ एडर बन जाएगा, क्योंकि हाफ एडर में सी तो नहीं होता, हाफ एडर में सी इनपुट ही तो नहीं होता, बाकी सब कुछ तो है ही। फुल एडर में आपका सी इनपुट भी होता है, तो जब सी इनपुट है ही नहीं तो ए और बी इनपुट, तो ये तो आपका हाफ एडर बन जाएगा, यानी कि ये काम तो हाफ एड्रेस ही हो जाएगा। ये हाफ एड्रेस हो जाएगा तो क्या बचा? 1 2 3, 3 फुल एडर और 1 हाफ एडर, 3 फुल एडर और 1 हाफ एडर। तो यहां पर आ जाएगा 3 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर, या तो 4 फुल एडर या फिर 3 फुल एडर और 1 हाफ एडर, या फिर आप यहां पर देखेंगे एक फुल एडर के लिए 2 हाफ एडर 1 और गेट चाहिए होते हैं। अभी भी देखा, एक फुल एडर के लिए 2 हाफ एडर 1 और गेट, 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 1 हाफ एडर, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको हाफ एडर बोल चुके हैं। तो कितने हो गए हाफ एडर? 2 + 2 + 2 + 1, 7 हाफ एडर हो गए। कितने हो गए? 7 हाफ एडर हो गए। और गेट कितने काम में आएंगे? 1 और गेट, 1 और गेट, 1 और गेट, 3 और गेट काम में आएंगे। तो क्या बोल सकता हूं? 7 तो हाफ एडर लगेंगे प्लस 3 और गेट्स लगेंगे, 3 और गेट लगेंगे। तो जब हम 4 बिट की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, यहां से एक नोट बनेगा आपका कि जब हम 4 बिट की बात कर रहे हैं तो 4 बिट के एडिशन के लिए या तो चारों के चारों क्या हो? फुल एडर हो, 4 फुल एडर, या फिर इसको हाफ एडर बोल दूंगा तो बाकी 3 फुल एडर, तो 3 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर, या फिर फुल एडर इज इक्वल टू 2 हाफ एडर 1 और गेट, 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 1 हाफ एडर, 7 हाफ एडर प्लस 3 और गेट्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर मैं इसको इन जनरल लिखने जाऊं, अगर मैं इसको इन जनरल लिखूं, इन जनरल फॉर n बिट एडिशन, n बिट के एडिशन के लिए अगर हम बात करें, n बिट के एडिशन के लिए, तो हमको चाहिए होंगे n फुल एडर, या फिर n-1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर, या फिर 2n-1 हाफ एडर प्लस n-1 और गेट्स। यही चाहिए होंगे क्या? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 4 बिट के लिए 4 फुल एडर, 3 फुल एडर 1 हाफ एडर सही है, 2n-1 7 हाफ एडर, n-1 3 और गेट सही है। यानी कि n बिट के लिए जब भी बात करेगा तो या तो n फुल एडर चाहिए होंगे, या n-1 फुल एडर प्लस 1 हाफ एडर, या फिर 2n-1 हाफ एडर प्लस n-1 और गेट्स, n-1 और गेट्स। आगे बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, नोट करो जल्दी से इसको। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन 31 32, दोनों क्वेश्चन इसी पॉइंट पे लिंक्ड है, जो भी हमने पढ़ा उसी पॉइंट पे लिंक्ड है दोनों क्वेश्चन।
31 क्या कह रहा है, टू ऐड 2 m बिट नंबर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ एडर, 2 m बिट के नंबर को ऐड करना है, हाफ एडर कितने चाहिए होंगे, हमको पता है 2n-1 हाफ एडर चाहिए होते हैं, 2n-1 हाफ एडर चाहिए होते हैं, तो 2n-1 यहां पर m बिट दे रखा है तो 2m-1 हो जाएगा, 2m-1 हो जाएगा, क्लियर, डायरेक्टली नोट से हो जाएगा ये, है ना। 32 a full adder can be implemented with half adder and OR gates, a full adder can be implemented with half adder and OR gates, फुल एडर हाफ एडर और गेट से बनता है, बिल्कुल पता है, 2 हाफ एडर 1 और गेट लगते हैं, 4 बिट पैरेलल फुल एडर विदाउट एनी इनिशियल कैरी रिक्वायर्स, अभी अभी जो हमने किया 4 बिट के लिए, तो 4 बिट जो सर्किट है वो कितने हाफ एडर और गेट मांगेगा, तो हमको पता है 4 बिट के लिए 7 हाफ एडर 3 और गेट, 7 हाफ एडर 3 और गेट, 2n-1 हाफ एडर एंड n-1 2n-1 half adder and n-1 OR gates, 2n-1 half adder plus n-1 OR gates, आगे बात समझ में। अगर मान लो यहां पर 3 बिट बोल देता, 3 बिट, तो 3 बिट के लिए 2n-1 यानी कि 5 हाफ एडर, n-1 यानी कि 2 OR gates, राइट, 5 हाफ एडर हो जाते और 2 OR gates हो जाते अगर हम 3 बिट की बात करते, तो कोई सी भी बिट की बात करें, अब हमको पता है कि n बिट अगर करना है तो हमने लिख लिया है कि n फुल एडर चाहिए होंगे, n-1 फुल एडर या 1 हाफ एडर, 2n-1 हाफ एडर या फिर n-1 OR gates। तो क्वेश्चन में आपसे या तो ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा या ये पूछ लेगा, तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप डायरेक्टली यहां से फ्रेम कर सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन 33 4 लाइन इंटू 16 लाइन 4 लाइन टू 16 लाइन मीन्स 4 इंटू 16 डिकोडर, जिसमें कि ये आपके इनपुट होते हैं और ये आपके आउटपुट होते हैं, ये इनपुट या आउटपुट, ये होता है आपका n क्रॉस 2 रेज़ टू पावर n, जनरलाइज जो होता है वो होता है n क्रॉस 2 रेज़ टू पावर n, राइट। तो ये तो इनपुट, ये आउटपुट, तो 4 लाइन टू 69 का मतलब है 4 लाइन इनपुट था जिसको हमने 69 आउटपुट्स में कन्वर्ट किया। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपको बोल रखा है 4 क्रॉस 16 लाइन डिकोडर कितने चाहिए होंगे 8 लाइन टू 256 डिकोडर बनाने के लिए। कह रहा है 8 क्रॉस 256 डिकोडर, अगर मेरे को 4 क्रॉस 16 डिकोडर से बनाना है तो कितने डिकोडर चाहिए होंगे। 8 क्रॉस 256 डिकोडर 4 क्रॉस 16 से बनाना है तो कितने डिकोडर चाहिए होंगे मेरे को। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, आउटपुट को पकड़ो, डिकोडर से पूछ रहा आउटपुट को पकड़ो, 256 16 से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, दैट इज 16, वापस करो जब तक कि 1 नहीं आ जाए, 1 आ गया, 1 आ गया। अब इस 16 को और इस 1 को ऐड कर दो, कितना आ गया 70, आंसर आ जाएगा 70। आई बात समझ में। 8 क्रॉस 256 डिकोडर पूछ रहा है 4 क्रॉस 16 से बनाने होंगे तो कितने चाहिए होंगे, तो मेरे को पता है 4 क्रॉस 16 से बनाऊंगा तो कितने 4 क्रॉस 16 चाहिए, तो 256 को 16 से डिवाइड किया, 16 टाइम्स जाएगा, वापस किया 16 से 1 टाइम, इसको ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज 4 क्रॉस 16 डिकोडर आपको बनाना है 2 क्रॉस 4 डिकोडर से। 4 क्रॉस 16 डिकोडर बनाना है 2 क्रॉस 4 से, कितने चाहिए होंगे, सेम कंसेप्ट, 16/4 4, वापस 4 से किया 1, 4 + 1 कितने आ गया 5, कितने चाहिए होंगे 5 डिकोडर। ये हमने डिकोडर के केस में किया है, आउटपुट्स को डिवाइड कर देते हैं, आउटपुट्स को डिवाइड कर देते हैं। आगे बात समझ में।
सेम प्रोसेस सबके लिए होता है। जैसे कि हम मल्टीप्लेक्सर की बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्सर में इनपुट्स को डिवाइड करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर में आउटपुट को करते हैं डिवाइड, डिकोडर में भी आउटपुट पे और एनकोडर में। आई बात समझ में? अगर सेम क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर्स के लिए पूछ लेगा तो मल्टीप्लेक्सर में हम इनपुट्स को करते हैं डिवाइड, राइट। डीमल्टीप्लेक्सर में आउटपुट्स को करते हैं, डिकोडर में आउटपुट्स को करते हैं। आएंगे क्वेश्चन तो उनको भी करेंगे डिस्कस। अभी डिकोडर आया था तो हमने उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहां पर आंसर आएगा आपका 17 यानी कि ऑप्शन बी। 33 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। बोलो कोई दिक्कत? नोट कर लो। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन 34th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके पास एक मल्टीप्लेक्सर है, दैट इज 8x1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 का मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है आपको। पूछ रहा है इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहां पर जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, जनरलाइज एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है a बार b बार c बार इंटू आई नॉट, a बार b बार c इंटू I1, a बार b c बार इंटू I2, a बार b c इंटू I3, a b बार c बार इंटू I4, a b बार c इंटू I5, a b c बार इंटू I6, a b c इंटू I7। होता क्या है जनरली, ए बी सी आउटपुट 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। 3 इनपुट के लिए टोटल 8 कॉम्बिनेशन होगा। क्या हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए कोई एक इनपुट कौन से, ये वाले, कोई एक इनपुट सेलेक्ट होकर ट्रांसफर होगा आउटपुट पे। हर एक कॉम्बिनेशन पर कोई एक इनपुट सेलेक्ट होगा, ट्रांसफर होगा आउटपुट पर। तो जब हमारे पास 0 0 0 होगा आई नॉट ट्रांसफर होगा, 0 0 1 पर I1 ट्रांसफर होगा, 0 1 0 पर I2, 0 1 1 पर I3, 1 0 0 पे I4, 1 0 1 पे I5, 1 1 0 पे I6, 1 1 1 पे I7, राइट। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट ट्रांसफर होंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट ट्रांसफर होंगे। तो 0 0 0 पे I0, 0 0 1 पे I1, 0 1 0 पे I2, 0 1 1 पे I3, 1 0 0 पे I4, 1 0 1 पे I5, 1 1 0 पे I6, 1 1 1 पे I7। तो जो भी आप इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर आप जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, A बार B बार C बार I0, ये लिखा है मैंने, A बार B बार C I1, यही लिखा है मैंने, A बार B C बार I2, यही लिखा है मैंने, A बार B C I3, यही लिखा है मैंने, A B बार C बार I4, यही लिखा है, A B बार C, A B C बार I6, A B C I6। आगे बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करो पहले इसको, फिर इस क्वेश्चन को डील करेंगे। पहले नोट कर लो एक बार इसको। तो यहां पर आपके पास ये मार्क्ड है, अब मेरे को वैल्यूज पुट करनी है, बस वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करूंगा तो A बार B बार C बार इंटू I0 0 हो जाएगा, A बार B बार C बार I0 0 है, A बार B बार C I1 1 है, A बार B C बार A बार B C 0 है, A B बार C बार 1 है, A B बार C 1 है, A B C बार 0 है, A B C 1 है, राइट। जहां पर 0 था वहां 0, जहां पर 1 था वहां ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, A बार B बार C बचा, फिर आएगा आपके पास A B बार C बार बचा, फिर आपके पास बचा A B बार C और बचा A B C, यही बचेगा, यही बचेगा,
ठीक है, सॉल्व करेंगे तो लास्ट वाले में से AC कॉमन आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, लिया उसको ऊपर, A बार B बार C, A कॉमन, C प्लस B बार C बार, C प्लस B बार C बार, एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2, एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2, एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2 क्या होता है? A प्लस A बार B इज इक्वल टू A प्लस B, A प्लस A बार B इज इक्वल टू A प्लस B। तो क्या आ जाएगा? A बार B बार C, A C प्लस B बार आ जाएगा। क्या क्या आ गया? ये A बार B बार C, A B बार प्लस A C, A B बार प्लस A C। फिर यहाँ से C कॉमन, C कॉमन, A बार B बार प्लस A B बार, C कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस A बार B बार, A बार B बार। नोट कर लिया गया? ये एक बार नोट कर लो, रब करना पड़ेगा मेरे को। इस स्टेप को एक बार नोट कर लो। सिंपल, मैंने बस यहां से जो जो वन थे वो स्टेप मैंने यहां पर लिखी थी, और उसके बाद यहां से AC आ गया था क्योंकि B प्लस B बार 1 हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये आ गया था, अभी मैं सॉल्व कर रहा था, यहां से A कॉमन लिया, C प्लस B बार C बार, एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया, C प्लस B बार, AC प्लस AB बार हो गया। फिर यहां से C कॉमन लिया मैंने, C कॉमन लिया तो A प्लस A बार B बार प्लस AB बार बचा। C यहाँ से एब्जॉर्प्शन लॉ लगाएंगे, एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया तो ये आ गया A प्लस B बार। फाइनली आपके पास आएगा AC B बार C A B बार, AC प्लस B बार C प्लस A B बार, AC प्लस B बार C प्लस A B बार। ऑप्शन C है क्या? ऑप्शन C है क्या? A B बार प्लस B बार C प्लस AC, राइट। तो क्या किया? सिंपल सा 8x1 मल्टीप्लेक्सर दिया था, 4x1 भी देते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सब दे दे। करना क्या है आपको? इनपुट्स के अकॉर्डिंग ये लिखना है, जो भी आएगा A बार B बार C बार इंटू आई नॉट, A बार B बार C इंटू I1 लिखते जाऊंगा। जो जो इनपुट 0 हो गए वो कट गए, जो जो 1 थे उनको सॉल्व कर लिया फाइनली, जो हम बूलियन में करते आए। तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर के इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होने वाला है ना, बूलियन एक्सप्रेशन क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाइड करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें बहुत स्ट्रांग रहना जरूरी है, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे मल्टीप्लेक्सर के, वरना फंस जाएंगे, और फंसने के साथ साथ टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो टाइम बचाना है, कैलकुलेशन इजी करनी है, क्वेश्चन को लॉक करना है। तो जो मिनिमाइजेशन हमने पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा, उसको स्ट्रांग करो, ठीक है, उसी के बेसिस पे पूरा सॉल्यूशन होगा। तो 34 का आंसर है ऑप्शन सी। हो गया नोट? 35 A और B सिंपल सा है, वापिस वही 4:1 की बात कर रहा है। तो 4:1 का मतलब है A बार B बार I नॉट, A बार B I1, A B बार I2 प्लस A B I3, A बार B बार I नॉट, A बार B I1, A B बार I2 प्लस A B I3 प्लस A B I3, राइट। ये क्वेश्चन है आपका, यही एक्सप्रेशन आएगा। 0 0 पे I नॉट, 0 1 पे I1, 1 0 पे I2, 1 1 पे I3, 0 0 A बार B बार, 0 1 A बार B, 1 0 A B बार, 1 1 A B। वैल्यूज पुट करना चालू करो, वैल्यूज पुट करना चालू करो। A बार B बार I नॉट की वैल्यू क्या है? A है। A बार B I1, I1 की वैल्यू क्या है? B है। A B बार I2, I2 की वैल्यू A है। A B I3 की वैल्यू, I3 की वैल्यू B है। क्या आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये आ गया A बार B, ये आ गया A B बार, और ये आ गया A B। ये तो आपका 0
यहां से बी डॉट बी बी होगा, ए बार बी हो जाएगा, ए इंटू ए बी बार हो जाएगा, ए बी इंटू बी ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहां से भी ए कॉमन ले लूंगा, बी प्लस बी बार 1 क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बार बी। ए प्लस ए बार बी का मतलब क्या मिल गया, ए प्लस बी। ए प्लस ए बार बी का मतलब क्या मिल गया, ए प्लस बी मिल गया। ए प्लस ए बार बी का मतलब क्या मिल गया, ए प्लस बी, अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2। आई बात समझ में? 4:1 था, एक्सप्रेशन लिखा, वैल्यूज पुट करते गए, सॉल्व किया, सॉल्व करने पे मेरे पास आ रहा है ए प्लस बी, यानी कि और गेट होगा ये। तो 35 का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। तो ये सारी कैलकुलेशन आपकी वापस से जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा, उसी पे है, सेकंड चैप्टर पढ़ा था बूलियन अलजेब्रा मिनिमाइजेशन, लास्ट चैप्टर, उसी के तरीके से सॉल्यूशन है सारा सॉल्यूशन। तो अगर वो हमारा स्ट्रांग है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, राइट। वैल्यूज पुट की, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए बार बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ए बार बी एज इट इज, ए बी बार एज इट इज, ए बी एज इट इज, ए बार बी यहाँ से ए कॉमन लिया, बी प्लस बी बार 1 होता है, ए प्लस ए बार भी बचेगा जो कि क्या दे देगा, एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी दे देगा। तो 35 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 35 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। थर्टी सिक्स सेम क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार ट्राई करो क्या होगा। यहां पर आप देखेंगे ए बार बी बार आई नॉट पे क्या है सी, ए बार बी इंटू I1, ए बी बार इंटू I2, ए बी इंटू I3। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, ये a प्लस बी बना रहा था क्या, ये a प्लस बी बना रहा था क्या, बन रहा था ना। वापस देखो, a बार b, a कॉमन ले लिया, b प्लस बी बार, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये 1 हो गया, क्या बचेगा a प्लस ए बार बी, a प्लस ए बार बी, एब्जॉर्प्शन लॉ a प्लस बी, लास्ट क्वेश्चन में बनाया था हमने ये। तो ये a प्लस बी बनेगा तो a प्लस बी एज इट इज, तो ये बन गया आपका a बार बी बार सी प्लस a प्लस बी, राइट। यहां पर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो a प्लस a बार b बार c प्लस b, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस b बार c प्लस b, आ जाएगा क्या a प्लस एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2, a प्लस a बार b दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस बी बार सी प्लस बी, एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2 क्या दे देगा b प्लस सी। आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन बी। 36 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, 36 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। वापस देखो, a बार बी बार इंटू सी आई नॉट, a बार बी इंटू I1 1, a बी बार इंटू I2 1, a बी इंटू 1, a बी बार सी, a बार बी, a बी बार a बी। इसको हमने पहले भी सॉल्व किया था, वहां पर भी सॉल्व करके देखा हमने, दैट इज योर a प्लस बी, दैट इज योर a प्लस बी, a प्लस बी एज इट इज। फिर यहां से एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया, a प्लस ए बार बी बार सी, a प्लस ए बार बी, a प्लस बी होगा, a प्लस बी का मतलब a प्लस बी बार सी प्लस बी, a प्लस बी बार सी प्लस बी। अब यहाँ पर b प्लस बी बार सी, इनमें एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया, b प्लस सी दे देगा, तो a प्लस बी प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। तो 36 का आंसर आ गया ऑप्शन बी। सारा खेल यहाँ पर मिनिमाइजेशन का, सारा खेल यहाँ पर मिनिमाइजेशन का, बूलियन अलजेब्रा। जितना स्ट्रांग होंगे, जितना फास्ट उसमें होंगे, उतनी ही फास्ट यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर की आपकी इक्वेशन होने वाली है, सॉल्यूशन होने वाला है, राइट। थर्टी सेवन सिंक्रोनस काउंटर हैज हायर स्पीड ऑफ ऑपरेशन देन रिपल काउंटर। बिल्कुल सही बात है, सिंक्रोनस काउंटर की स्पीड
ज्यादा होती है आपके रिपल काउंटर से, असिंक्रोनस काउंटर से। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंक्रोनस काउंटर यूजेस हाई स्पीड फ्लिप फ्लॉप, नहीं। सिंक्रोनस काउंटर्स की स्पीड ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर्स में जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे सबको सेम क्लॉक मिलेगी, तो एक ही क्लॉक में सबको एक्टिवेशन मिल जाएगा। जबकि असिंक्रोनस में हर फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग टाइम पे क्लॉक मिलती है, दैट्स वाई वहां पर टाइम ज्यादा लगता है, स्पीड स्लो होती है। ये कारण है, ना कि ये कि हाई स्पीड फ्लिप फ्लॉप में यूज करता हूं। तो स्टेटमेंट असर्शन ए तो सही है, बी सही नहीं है, आर सही नहीं है। A is true but R is false, option C. A is true but R is false, option C. ऑप्शन C. सिंक्रोनस काउंटर की स्पीड रिपल काउंटर से ज्यादा होती है, ये तो पक्का श्योर है, बट उसके लिए आपके पास हाई स्पीड फ्लिप फ्लॉप करता है यूज, ये सही नहीं है। कंसेप्चुअली ये है कि क्लॉक पल्स, सिंगल क्लॉक पल्स से एक ही बार में सारे मेमोरी एलिमेंट को एक्टिवेशन मिल जाता है, दैट्स वाई फटाफट से आउटपुट दे देता है। जबकि असिंक्रोनस में अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लॉक पल्स और एक्टिवेशन मिलता है, दैट्स वाई वहां टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। 38 मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताना है आपको। मिनिमाइज एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल दिए हैं आपको, CBA, 0 पे D है, 1 पर 1 है, 2 पर 1 है, 3 पर D है और 7 पर 1 है। ये आ जाएगा और एक ये पेयर बनेगा, यही होगा, यही होगा। एक तो ये कॉर्ड बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा, राइट। तो ये दे देगा आपको C बार, ये दे देगा C बार और ये दे देगा AB। आंसर आएगा AB प्लस C बार, ऑप्शन बी। आंसर आएगा AB प्लस C बार, ऑप्शन बी। इस तरह की फुर्ती, इस तरह की जल्दी हमको दिखानी होगी इस तरह के क्वेश्चंस में, जिसको कि मिनिमाइजेशन पे, ये क्वेश्चन पूरा पूरा मिनिमाइजेशन पे। ट्रुथ टेबल दी है, आपसे मिनिमाइज एक्सप्रेशन पूछा है, जल्दी से केमैप बनाया हमने CBA। मेरे को पता है 0 पे D, 0 पे D डाला, 1 पे 1, 1 पे 1 डाला, 2 पर D, 2 पर 1, सॉरी 2 पर 1, 3 पे D, 3 पे D, फिर 7 पे 1। क्योंकि सारे एक्सप्रेशन एसओपी में हैं। एसओपी का मतलब क्या चाहिए आपको? मिनटर्म चाहिए, दैट्स व्हाई हमने मिनटर्म देखी। एक कॉर्ड एक पेयर, ये कॉर्ड C0 C बार, ये पेयर AB, तो AB प्लस C बार हो जाएगा ऑप्शन बी। 38 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, राइट। ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले। 39th हाफ एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। 39th में हाफ एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2 इनपुट लॉजिक गेट। हाफ एडर आपका 2 इनपुट लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट कर रहे हो। एक गेट एंड गेट है, दूसरा गेट क्या होगा? हाफ एडर में आपको पता है एक आउटपुट आता है सम A XOR B, दूसरा आउटपुट आता है A डॉट B। तो ये तो आपका एंड गेट हो गया, ये क्या होगा? XOR। तो वो ये कह रहा है हाफ एडर आपने एंड गेट से बनाया, दूसरा गेट कौन सा लगेगा? XOR लगेगा, ऑप्शन डी, है ना। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कंसेप्चुअली, ठीक है। हाफ एडर में 2 आउटपुट चाहिए, सम कैरी, सम के लिए XOR गेट लगेगा, कैरी के लिए एंड लगेगा। एंड गेट दे रखा है, दूसरा गेट कौन सा मिसिंग है? XOR मिसिंग है, आंसर आएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट वन 40 के लिए मल्टीप्लेक्स दे रखा है, सॉल्व करना है। A बार B बार इंटू आई नॉट, A बार B इंटू C, A B बार इंटू C, A B इंटू C आएगा क्या? A बार B बार आई नॉट, A बार B आई 1, A B बार आई 2, A B आई 3, लिख दिया। सॉल्व करेंगे A बार B बार, A बार B C, यहां से A बार B C, इन दोनों में से AC कॉमन ले लूं, लास्ट वालों में से AC कॉमन ले लिया, B प्लस B बार 1 हो जाएगा। तो ये आ गया A बार B बार प्लस अब यहां से बचेगा ये तो आपका 1 हो गया AC, तो यहां से C कॉमन ले लिया, बचेगा A प्लस A बार B,
बचेगा ए प्लस ए बार बी। सॉल्व करूंगा, एब्जॉर्प्शन लॉ लगाऊंगा, एब्जॉर्प्शन लॉ लगाया तो ये दे देगा ए प्लस बी, ये दे देगा ए प्लस बी, दे देगा ए प्लस बी मिल जाएगा। तो आपके पास आ गया ए बार बी बार ए सी प्लस बी सी, ए बार बी बार ए सी प्लस बी सी। ए बार बी बार इंटू वन, ए बार बी इंटू सी, ए बी बार इंटू सी, ए बी इंटू सी, ए बार बी बार हो गया, ए बार बी सी हो गया, ए सी कॉमन ले लिया, बी प्लस बी बार वन हो जाएगा, ए सी बचा, ए सी में से सी कॉमन लिया तो यहां बचेगा आपके पास ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी, ए प्लस बी होता है तो आपके पास बचा ए बार बी बार प्लस ए सी प्लस बी सी, प्लस ए सी प्लस बी सी। अगर मैं इसको के मैप से चेक करूं तो ए बार बी बार, ए बार बी बार आपको देगा दिस वन, ए बार बी बार देगा दिस वन, ए सी देगा दिस वन, बी सी देगा दिस वन। तो एक क्वाड एक पेयर, एक क्वाड एक पेयर, एक क्वाड बन जाएगा और एक पेयर बन जाएगा, एक क्वाड बन जाएगा एक पेयर। ये क्वाड क्या दे देगा आपको, ये क्वाड दे देगा सी और ये पेयर क्या दे देगा ए बार बी बार। तो आंसर आ जाएगा ए बार बी बार प्लस सी, ऑप्शन बी। आंसर आ जाएगा ए बार बी बार प्लस सी, ऑप्शन सी। एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन लिखने के बाद वो आ गया, उसके लिए हमने के मैप बनाया फर्दर सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर ए बार बी बार, ए बार बी बार, बी बार का मतलब बी जीरो, दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां वन वन कर दिया। ए सी का मतलब ए ये रहा, ए ये रहा, सी यहां से लूंगा, देखो समझो इसको। ये ए बार हो गया, ये ए हो गया, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार। आपको दिया है ए बार बी बार प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ए बार बी बार, ए बार का मतलब ये पूरी रो, बी बार का मतलब यहां से भी आ रहा है यहां से भी आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना जहां पर भी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होगा, रो और कॉलम का जिस भी सेल में इंटरसेक्शन होगा, दीज आर कॉल्ड सेल्स। तो रो और कॉलम का जिस भी सेल में इंटरसेक्शन होगा उस जगह वन कर दूंगा। तो ए बार बी बार ए सी यहां भी है, यहां भी है, ए सी बी सी कहां से आ रहा है, ये आ रहा, ये बन गया। तो ये एक क्वाड देगा, ये पेयर देगा, इस क्वाड के लिए एक्सप्रेशन है सी, इस पेयर के लिए एक्सप्रेशन है ए बार बी बार। तो आंसर आ गया ए बार बी बार प्लस सी, ए बार बी बार प्लस सी। इस तरीके से हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन से के मैप बना सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपके लिए जो आंसर होगा 40 का, दैट इज योर ऑप्शन ए बार बी बार प्लस सी। क्लियर। तो इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चंस को करने के लिए, मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बूलियन अलजेब्रा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में सारा कुछ उसी का सॉल्यूशन है ना। आई होप आप लोगों ने अभी तक के क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे और आप ट्राई करें। अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार इन क्वेश्चंस को देख लेना, सॉल्व करना, ताकि अगले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, क्योंकि इस चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस और बाकी हैं, ठीक है। तो आगे दिक्कत ना आए, तो ये सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरी जो भी बताई है, कंसेप्ट बताए हैं, वो सारे और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप अच्छे से देखें, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन हम और अच्छे से कर पाएं, ठीक है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 41 से हम स्टार्ट करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर के। ओके, थैंक यू।